तो स्टूडेंट्स हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं धारा विद्युत, मतलब ये ट्वेल्थ फिजिक्स से संबंधित तो है ही है, साथ ही साथ एक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के नज़रिए से भी है। लेकिन इसमें चूंकि ये बेसिक पार्ट चल रहा था तो इसके पहले हमारा स्थिर विद्युत के कुछ पार्ट हुए हैं और इस पार्ट में आज हम देखने जा रहे हैं धारा विद्युत। और धारा विद्युत का सीधा सा पहले कंसेप्ट आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन हो, जब आवेश गति करता है तो अपने चारों ओर वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है। ये बात हमने कल देखा है। और लास्ट लेक्चर में विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, कैसे उत्पत्ति होती है, एलसी परिपथ कैसे बनते हैं, जस्ट मिनट, हेलो। तो अब जैसे कि ये लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिटेल देखा भी है, सारी बातें हो चुकी थी। अब हमारा जो टारगेट है यहाँ से ट्वेल्थ फिजिक्स को जो बिलोंग करता है वो उसमें सबसे पहले ये देखेंगे, बात होगी एक चालक की। बात किसकी होगी? चालक की बात होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक टारगेट और था सेमीकंडक्टर्स, यानी अर्धचालक वाली बात है। तो वो अर्धचालक जब स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन यहीं से होता है उसका, इसलिए उसका एक माइनर पॉइंट है। उस माइनर पॉइंट को भी हम यहाँ देखेंगे। पहले उस माइनर पॉइंट में ये होता है कि जैसे कोई भी चालक हो चाहे कुचालक हो, किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, निश्चित रूप से उसका एक सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो पार्टिकल कौन होता है? परमाणु होते हैं, ठीक। और सबसे छोटी इकाई परमाणु मानी गई है। और परमाणु को फिर हालांकि 3 मौलिक कणों में विभाजित कर सकते थे हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और आने वाले भविष्य में जैसा कि माना गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक मौलिक कण है, इनका विभाजन नहीं हो सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में इनका भी विभाजन होगा, माना गया है इनका भी विभाजन होने वाला है। और कुछ हद तक के उसके कुछ प्रयोग भी हुए हैं, पर वो अभी हमारे टारगेट में नहीं है। परमाणु की अगर बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स या नॉन एलिमेंट हम लेकर चलें, जैसे कि मान लो मैं लेकर चलता हूं सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसका विन्यास क्या लिखते हैं आप? जब आप सोडियम को बनाते हैं तो ये इसका आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? बंद करो, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये अंदर वाले कौन से हैं? ये आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं। इनकी ऊर्जा होती है कम और इनकी ऊर्जा होती है अधिक। तो इनकी ऊर्जाओं में अंतर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जितने वहां मौजूद होते हैं, ये तो एक परमाणु की बात हुई, ऐसे हजारों लाखों परमाणु एक पदार्थ में होंगे, तो उनके जो संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो मिलकर के अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मिलकर के अपना एक अलग ग्रुप, और दोनों ग्रुप के ऊर्जाओं में क्या होता है? अंतर होता है। तो इस तरह से यहां बनता है, अलग अलग बैंड बन जाते हैं जिनका नाम होता है चालन बैंड। ये संयोजी अब यहां ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन से जो बना है उसको क्या नाम देना चाहिए था? संयोजी बैंड नहीं है, वो है चालन बैंड। वो कौन सा बैंड है? चालन बैंड। यानी यहां जो बात पढ़ा रहा हूं ये सेमीकंडक्टर्स की स्टार्टिंग भी है, ये ध्यान रखोगे आप। ये चालन बैंड है। अब नीचे वाला जो है वो कौन सा बैंड कहलाएगा? ये कहलाएगा संयोजी। इसकी ऊर्जा अगर E1 है और इसकी ऊर्जा अगर कितनी है, तो यहां पर E1 बड़ा है किससे? और बीच का जो अंतर है जिसको डेल E बराबर हम कहेंगे E1 माइनस E2 कहेंगे हम, ठीक है ना। ये ऊर्जा कहलाती है वर्जित, और इस वर्जित अंतराल पर ही डिपेंड है टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आगे चल के। बात को समझना है। अब चाहे कुचालक हो, चाहे सुचालक हो, चाहे अर्धचालक हो, हर किसी में 2 बैंड होते हैं, चालन बैंड और। अब बात को समझना है, ये समझना है कि
कोई चालक कब होगा? जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा? चालक। क्योंकि चालक किसको कहेंगे? जिसमें धारा प्रवाहित हो। धारा प्रवाहन क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। और आवेश प्रवाहित तब होगा जब वो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र तब होगा जब वो चालन बैंड में होगा। यानी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो सुचालक है। और सुचालक की जब बात आती है यानी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते ही होते हैं। और कुचालक की बात आती है तो फिर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन या तो मौजूद ही नहीं होते हैं या तो बहुत कम होते हैं। इतने कम होते हैं कि उनसे धारा प्रवाह संभव नहीं होता। और साथ ही साथ कुचालक में एक बात और होती है कि ये जो अंतराल है ना, ये इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा गैप होता है, जबकि इनका अंतर कम था और इनका अंतर बहुत ही इतना ज्यादा है। हम सोचें कि यार यहां तो ढेर इलेक्ट्रॉन है, कि हम एनर्जी दे दें, ये ऊर्जा ले ले और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, पर कुचालक में ये संभव नहीं। तब जाके बाद में पता चला कि प्रकृति में दो ऐसे तत्व मौजूद हुए हैं जो हैं तो कुचालक, लेकिन वर्जित अंतराल कैसा है? छोटा है। और वो एलिमेंट थे सिलिकॉन और जर्मेनियम। तब इनके बीच की एक कड़ी मिली और वो पदार्थ था सिलिकॉन। और यहां पर अंतर ये आया कि ये जो वर्जित अंतराल है इससे बड़ा है, इससे, लेकिन इससे छोटा है वर्जित अंतराल। और ये भी कुचालक ही है, ये भी, इनमें भी यहां पर जो है वो इलेक्ट्रॉन वो मौजूद नहीं है, जिससे कि ये कुचालक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, कुचालक की भांति करेंगे। पर जैसे ही यहां पर हम टेम्परेचर देते हैं तो चूंकि इसका वर्जित अंतराल बहुत बड़ा था लेकिन इसका वर्जित अंतराल छोटा है, केवल दो एलिमेंट ऐसे पाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ऊर्जा ग्रहण करके कहां चले जाएंगे? इसमें। और जब ये ऊर्जा ग्रहण करके इसमें जाएंगे तो अपने स्थान को क्या कर देंगे? खाली छोड़ेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन आ गया चालन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में आया तो अब ये क्या बनेंगे? सुचालक। यानी कुचालक और इनमें ये अंतर आ गया, कुचालक जब कम ताप पे थे तब भी वो कुचालक था और ये भी कुचालक था, लेकिन जब ताप को बढ़ाया गया तो कुचालक ही है, लेकिन ताप बढ़ाने पे सिलिकॉन जर्मेनियम सुचालक बन गया। यानी जो कम ताप पे कुचालक लेकिन ज्यादा ताप पे क्या हो, तो उनकी चालकता हो गई सुचालक और कुचालक के बीच में। तब हम कहते हैं कि ये क्या है? अर्धचालक है। एक प्रकार से आप इसको अर्ध कुचालक भी तो कह सकते हो। अर्धचालक है, आधा चालक है, आधा कुचालक, तो अर्ध कुचालक भी कह सकते हो। अब यहां बात आई कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से अपना स्थान छोड़ेगा तो ये जो उत्पन्न होता है वो कौन है? ये होल उत्पन्न होता है। और होल में आएगा धनावेश इलेक्ट्रॉन पर, और इनके अंदर जब धारा का प्रवाह होगा उसके लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा और होल भी होगा, और दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे उतने ही होल यहां उत्पन्न, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल। यानी इसमें धारा प्रवाह के लिए जो जिम्मेदार होगा वो होगा ये IE, मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा, और IH यानी होल के कारण प्रवाहित धारा, और ये टोटल धारा कहलाएगा I, और I बराबर ये कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये I बराबर IE धन IH आया आपके पास में। अब देखो यहां इसकी बात छेड़ना इसलिए जरूर था क्योंकि आप धारा विद्युत पढ़ने जा रहे हैं, सुचालक के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपके आने वाले सिलेबस में सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी है ही है। तो इसको आप पहले नोट करें और फिर मैं चलता हूं किस पर? चालक पर। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो विद्युत धारा का मेन कंसेप्ट, अभी तक तो हम ये बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश गति करता है तो चारों ओर दो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं स्पेशली धारा, यानी अब हम चालक की बात कर रहे हैं। पूरा जो कंसेप्ट चलेगा वो चालकों के बारे में, ठोस चालक की बात कर लेते हैं।
ठीक, क्योंकि अंतर है भाई द्रव चालक और ठोस चालक में। ठोस चालक में ये मान के चले हमारे पास एक चालक है, ठीक है, चालक है मतलब निश्चित रूप से ये धातु है और ये छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। अब यहां पर ये छोटे छोटे क्या है इसके, ये इतने डिस्टेंस में नहीं होते, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। और कुछ यहां पर ये अपवाद हैं। यहां पर ये मान के चलना कि ये जो इस टाइप का है ये शुद्धता को बता रहा है। शुद्धता मतलब ये शुद्ध कण है, और ये जो रेड है ये अशुद्धियां हैं, ये है आपके पास में अशुद्धियां। ठीक है, अब बात को समझते हैं अपन। यहां इस ठोस चालक में आप यहां आवेश प्रवाहित करिए, आवेश महाराज गुजर रहे हैं आवेश में। अब हम महत्वपूर्ण लेके चलते हैं कि वो आवेश इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब हम चालक की बात कर रहे हैं, यानी इसके बराबर कौन है। अब ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर या आवेश प्रवाह की दर, जबकि t समय में प्रवाहित आवेश q, इसलिए इकाई समय में प्रवाहित आवेश q/t, और यही जाना जाता है धारा के नाम से, ये हम जानते हो। इलेक्ट्रॉनों की बात आती है तो Ne/, आप t कर दें। Ne मतलब इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है, n जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और Ne उन n इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश है। तो आवेश कितना प्रवाहित हुआ। बात ये समझना कि जब ये आवेश यहां से प्रवाहित होता है तब क्या होता है, खास बात, उसके लिए एक इस नियम बना है, और वो नियम है किसका, ओम का नियम। ओम के नियम में ये बात कही गई है कि पहली बात तो किसी चालक में से जब हम धारा प्रवाहित करें तो उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। यानी ऐसा नहीं कि धारा प्रवाहित कर पिघलना चालू हो गया, धारा प्रवाहित की लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई घट गई, कुछ चेंजेस, ऐसे चेंजेस नहीं आना चाहिए जो कि इंसानों में आते रहते हैं। क्योंकि इंसान ने अगर कंपटीशन में किसी को फेल किया है तो किसको फेल किया बता दो, गिरगिट को। सही कह रहे हो, हाँ, रंग बदलने में। तो ये ओम का नियम की बात है। तो पहली बात है कि धारा जब प्रवाहित हो तो उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, ये सबसे बड़ी शर्त है ओम के नियम की। ये बात लास्ट में क्लियर होती है जब वो ओम के नियम की उत्पत्ति की जाती है। हाँ, अब समझो ओम नियम क्या था भाई। इस चालक के सिरों पर आप क्या लगा रहे हो, विभवांतर। तो विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होती है, विभवांतर का प्रवाहित धारा के साथ क्या है, समानुपाती का संबंध है। और फिर यहां एक कांस्टेंट लिया गया, और वो कांस्टेंट आया R, यानी ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस, यानी हम इसको प्रतिरोध कहें, इसको हम क्या कहें, प्रतिरोध कहें। ये R, तो V/I बराबर क्या आ जाएगा, ये R आ जाएगा। ये एक नई चीज सामने आई, लेकिन ये R क्या है इस पे यदि हम चर्चा करेंगे अभी, तो परिभाषा तो समझ आ ही रही है आपको। यहां पे R प्रतिरोध, R = V/I, यानी वोल्ट एम्पियर, और इसको कहा जाता है ओम। ओम ये इसका जो है SI यूनिट है। लेकिन यहां प्रतिरोध की दो परिभाषाओं को पढ़ना जरूरी है, और प्रतिरोध की दो परिभाषा में एक परिभाषा कहलाती है व्यवहारिक परिभाषा, और एक होती है गणितीय परिभाषा। दोनों से अलग अलग क्वेश्चन जन्म लेते हैं। व्यवहारिक परिभाषा का मतलब प्रतिरोध का व्यवहार कैसा है। तो प्रतिरोध जो है वो हम जानते हैं कि वो क्या है। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो जो व्हाइटिश कलर है जो शुद्धता को बताता है, मान लो तांबा है ये और शुद्ध तांबा है, तो अपने में से इलेक्ट्रॉन को गुजरने देगा, मतलब धारा प्रवाहित होने देगा। लेकिन ये जो रेड बनाया है हमने अशुद्धियां, क्या ये धारा को प्रवाहित होने देगा, नहीं। तो यहां जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ये क्या करने वाला है,
ये रुकावट उत्पन्न करेगा, यानी अवरोध उत्पन्न करेगा। यानी कोई चालक अपनी अशुद्धियों की वजह से अपने में से ही प्रवाहित होने वाले धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। तो ये अशुद्धि क्या करेगी? प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट, लेकिन किससे? स्वयं में भाई, किसी और में नहीं, अपने में से प्रवाहित होने वाले। जैसे कि आप लोगों के अंदर एक ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है, ज्ञान आए, आपके कर्ण बढ़िया उसको सुने, वो सुन के बहते दिमाग तक पहुंचे, लेकिन बीच में बात चल रही होगी, अरे यार आज मैंने फेसबुक नहीं चलाया, वो प्रतिरोध हो गया आपका, रुक गई बात, हमारी पहुंची नहीं सही जगह पे, है ना। तो ज्ञान प्रवाह नहीं हो पाया, रुकावट खुद के लिए बने हो, कोई और बाजू वाला नहीं कि बाजू वाला क्या सोच रहा हमको इफेक्ट पड़ा, वो नहीं। ये तो प्रतिरोध खुद के कारण होता है, अपनी अशुद्धियों के कारण होता है। गणितीय परिभाषा अगर बोलेंगे तो यदि किसी चालक के भौतिकावस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। वो गई गणितीय परिभाषा, लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, मैंने सुनना अच्छे से। अब बात आती है निर्भरता। ये निर्भरता की बात आती है तो आर का जो संबंध है वो ये है भाई। जब आप ओम के नियम को प्रूफ करते हैं तो ओम के नियम में आप देखेंगे V/I बराबर एक बहुत सारा कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। उस कॉम्बिनेशन में हर एक चीज कांस्टेंट है सिवाय L और A को छोड़कर। L और A कांस्टेंट नहीं होते सही माने, लेकिन आप परिभाषा के शुरू में ही कह देते हो यदि चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। तो ये लाइन लिखने का ये मतलब है, यानी साइंस में कोई भी लाइन ऐसे ही नहीं लिखी गई है, उस L और A को आप कांस्टेंट मान के चलेंगे तब ये। चलो अब बात को समझना है, R का L और A के साथ क्या संबंध है। आपके पास एक चालक है, ये इतनी मोटाई का, चलो दोनों की मोटाई सेम है लेकिन लंबाई में फर्क है। बताओ किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा? प्रतिरोध किसमें ज्यादा होगा? लंबाई, क्योंकि अगर A को कांस्टेंट मान लिया आपने तो R समानुपाती क्या हुआ, यानी L के साथ जिसकी लंबाई ज्यादा होगी प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई कम प्रतिरोध। और वैसे भी सीधी सी बात है, आप यहां से यहां तक जाओगे भाई, मान लो 12 अशुद्धि के कण है तो ज्यादा लंबाई में अशुद्धि के कण क्या होंगे, और लंबा होगा तो और भी ज्यादा होंगे, ठीक। लेकिन अब एक काम करता हूं मैं, यहीं पे एक चीज पहले समझ लिया, इसका मतलब R बराबर KL, मतलब R/L बराबर K। तो जब फार्मूला बनेगा तो R1/L1 R2 कब, जब हमको कोई न्यूमेरिकल करना होगा तब। सेकेंड सिचुएशन हम यहां देखते हैं, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन ये है कि तार की लंबाई समान है भाई, तार की लंबाई लेकिन मोटाई में अंतर है। अब यहां L जो है वो क्या है बोलो, समान है। इसकी मोटाई क्या है, कम है, इसकी मोटाई अधिक है। अब बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? नीचे वाले का। संबंध क्या बैठा, संबंध उल्टा, मतलब जिसका क्षेत्रफल कम उसका प्रतिरोध ज्यादा। तो क्षेत्रफल किसका कम है, तो इसका R क्या होगा। अब बोले यार थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से भी सोच ले, रटना ना पड़े कहानियों के माध्यम, तो कैसे होगा बताओ। अब देखो बात को समझना, धारा प्रवेश करना चाहती है, द्वार है, मान लो ये वो छोटा द्वार है, उधर शुद्धि अशुद्धि है, मान लो 5 कण लाइन से हैं, 3 शुद्धि और 2 क्या है अशुद्धि, या मान लो 5 कण है पर एरिया क्या है कम है, तो पास पास चिपक के होंगे ना, तो उनके बीच का गेप क्या होगा। अब यहां से आवेश जा रहा है तो जब गेप कम होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी जाने में, और इकट्ठे अभी रुको मेरे को निकलने दो, ये कंडीशन। लेकिन अगर वो दौर बहुत बड़ा हो जाए
द्वार बड़ा हो जाए तो धड़धड़ा के। आप एक्सीलेंस का देखिए ना, वो छोटा दरवाजा खुलता है तो कैसे जाते हो, रुको धीरे धीरे करके, लेकिन बड़ा दरवाजा खुलता तो इजी एंट्री होती है कि नहीं। यानी दरवाजा बड़ा खुला, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो एंट्री आसान हो गई ना, और एंट्री आसान होने का मतलब कि रुकावट कम, तो वही तो हुआ ना, क्षेत्रफल ज्यादा रुकावट कम, क्षेत्रफल कम रुकावट ज्यादा। तो यहां पे कुछ चीजें रटने की नहीं, चीजों को समझना है, यानी फिजिक्स समझने का दूसरा नाम है, रटना ही नहीं। लेकिन यहां बहुत से वैज्ञानिक होते हैं जो खुरापाती दिमाग लगाते रहते हैं। जब ओम अपने ये नियम बनाया तो बैठे हुए थे जूल महाराज, कौन, हाँ, बोले तो नियम तो बना ले, बोले ये तो सब बता दिया, बोले बहुत अच्छी बात है, बोले कि यहाँ पे धारा आई, रुकावट हुई, ठीक है, बोले उसके बाद क्या हुआ, तो बोले सारी कहानी तो बोले ओम बनाएगा नहीं, तो जूल बोले रुक, बोले अब मैं कहानी बनाता हूँ। बोले जब ये आवेश यहाँ आया है या धारा यहाँ, तो बोले धारा ऊर्जा का रूप है, और बोले ऊर्जा संरक्षण का नियम तो मेरे को पता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, और अगर हुई है तो रूप बदलेगी। तो बात आई बेटा, बता, बोले कि जब यहां धारा आई तो रुकी तो गई कहां, तो जूल ने बोला रुक, बोले ये जो तार है ना, बोले पहले से गर्म हो गई, बोले धारा अभी प्रवाहित मत कर, रुक जा, तार का टेम्परेचर ले ले और थोड़ी देर अब धारा प्रवाहित कर ले, आधा पौन घंटा, अब तार का टेम्परेचर ले ले, चेंज हो जाएगा। तार गर्म होती है ना, गर्म हो जाएगी, तो ऊष्मा कहाँ से आई, जादू से तो आई नहीं, यानी कोई ऊर्जा कन्वर्ट हुई। तब उसने बताया कि भाई यहां पर जो विद्युत धारा आई है वो ऊर्जा का रूप है, प्रतिरोध के कारण रुकी है, न रुकी मतलब नष्ट हो गई, लेकिन नहीं हुई, उसी ने वहां ऊष्मा का रूप ली है, जिसको जूल के नियम से जानते हैं, और वो ऊष्मा को उसने ऊष्मा को हीट दिया और एक फार्मूला बना दिया उसने, I² RT, और बनाया उसने I² यानी प्रवाहित धारा जितनी ज्यादा होगी ऊष्मा उतना ज्यादा उत्पन्न, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा ऊष्मा उतनी उत्पन्न होगी, समय जितनी देर तक प्रवाहित करोगे, एक संबंध बन गया, इसको जूल के नियम के नाम से। जब हम पढ़ेंगे उस नियम में जाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे, और करना कुछ नहीं है, अगर I² से रिलेशन बनाना है तो RT को कॉमन कर दो, R से रिलेशन बनाना है तो IT को कॉमन कर दो, T से रिलेशन बनाना है तो, और सबके साथ तो समानुपाती का संबंध है, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, यहां एक चीज जन्म लेती है, वो ध्यान, H का I के साथ समानुपाती संबंध है, लेकिन ये क्या है, तो कई बार H और I में ना उसने ग्राफ पूछ लेता है, वो ग्राफ पूछता है तो वैसे ही अपन बायोलॉजी वाले हैं तो पहले दिमाग फिर जाता है, लेकिन फिरना नहीं चाहिए। इतनी बात, मेरी बात याद रखना, कभी भी अगर दो चीज़ों में रिलेशन होता है और अगर एक एक की घात है तो रेखा ही आएगी, समानुपाती है तो सीधे ऐसे भागेगी, यानी समानुपाती है तो ऐसे, व्युत्क्रमानुपाती है तो, पर कब, जब दिन पे रिलेशन उन पे एक एक की पावर हो, और जब भी कभी अगर रिलेशन ऐसा हो x और y में और एक पे वर्ग हो, तो हमेशा ध्यान रख लेना कैसा बनेगा, ये मुंह फाड़ता हुआ ऐसा u, हमेशा u बनेगा। अब ध्यान रखना, ये अगर x पे एक की घात है ना, जिस पे एक की घात है उस अक्ष पे बनेगा, जिस पे एक की घात है उस अक्ष पे बनता है, और अगर उसमें धन है तो इधर, ऋण है तो, क्योंकि आप जानते हो ना, ये अक्ष की अगर मैं बात करूं, बचपन में पढ़े 0 1 2 3, यहाँ ऋण 1 ऋण 2, तो ये एक की घात है मतलब x अक्ष में तय है, मतलब इधर मुंह फाड़ रहा है, ऐसा बनेगा ये। अगर यहाँ माइनस कहीं होता तो उल्टा कर दो, इसी के एवज में अगर ऐसा हो जाता y समानुपाती, ठीक, अब कौन पे एक की पावर है, किस अक्ष में बनेगा, धन है तो कहाँ मुंह फाड़ेगा, और अगर यहाँ ऋण होता तो मुंह कहाँ फाड़ता। ये छोटी छोटी बातें पता हो अपनी, हम पढ़ते कुछ और हैं, मैथमेटिक्स का बड़ा कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, है छोटी सी बात। समीकरण, अगर मैंने कहीं एक समीकरण दे दिया, बोले y² धन 4x धन 5 बराबर 0, बता बोले कायगा समीकरण है, दो चर दिख रहे हैं y और x, इस पे एक की घात है, इस पे कितने घात है, 1 और 2 की घात का कॉम्बिनेशन 100% परवल है, 100%, ये परवलय का है।
बस अंतर इतना आ गया कि ये 5 आने से नाटक हो गया। तो बोले वो कैसा नाटक हुआ? कुछ नहीं, बोले परवलय है, सही है, देखो 1 की घात काय में है x, बस अंतर ये कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट वो होगा कहीं इधर कहीं इधर, ये इधर कहीं से स्टार्ट होगा। मेरी बात याद होगी? अचर राशि आ गई मतलब 0 से कभी भी वो स्टार्ट होगा, टच कभी लाइफ टाइम टच नहीं करेगा। कोई भी इक्वेशन हो जाए, अगर अचर राशि आ गई मतलब 100% तय है कि वो 0 को टच तो नहीं करेगा। ये पहचान होती सबसे बड़ी। अच्छा, यही थोड़ी सी बात आ जाए, बोले 2 चर मैंने लिख दिया x² y² बराबर 1, बोले अब कैसा? अरे यार बोली तो फिर कहानी बिगड़ गई। सर ने बताए थे दोनों पे 1 की घात तो रेखा बनेगी, दोनों पे 1 पे 2 1 पे 1 है तो परवलय बनेगा। और अगले में क्या हो गया? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कलम अपने हाथ में है। तुम देखो अगर 1 की घात होती परवलय बनता, हाँ तो उसको पूरा पैक कर दो ना। लेकिन पैक किए तो 2 बात दिमाग में आई, पैक करने पे 2 बातें दिमाग में आई यार। बोले पैक करने पे गोला भी बन सकता है और पैक करने पे ऐसा भी बन सकता है, थोड़ा अंडाकार। अब बोले पहचानेंगे कैसे? तो कैसे पहचानोगे? हाँ बताओ कोई मैथ्स वाला, तो पता कैसे चलेगा? नहीं, 0 दोनों में होंगे। तो इसको अपन टेक्निक सही पकड़ो, उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ो, ठीक है? तो टेक्निक बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं, पार की नजर और धर्म सुपर। अब देखो क्या होता है, यहां पे कितने की पावर है? जब भी 2 चर हो और उस पर 2 की पावर हो और उसके सामने के गुणांक अगर समान हैं तो व्रत है, और सामने के गुणांक समान नहीं है तो दीर्घ व्रत है। अभी देखो इसके सामने 1 है, इसके सामने अगर ऐसा भी होता है यहाँ पे 6x का वर्ग 6y का वर्ग बराबर 11, समान है ना, व्रत है। लेकिन अगर मैंने धोखे से यहां कर दिया 7, अब दीर्घ व्रत हो, ठीक? यानी इक्वेशन पहचानना बिल्कुल सब नॉर्मल सी बात है, बस उसकी सही टेक्निक आपके पास हो। 2 चर हो, 1 1 की घात है, 100% रेखा है। बोले रेखा केंद्र से जाएगी कि नहीं? बोले अचर है कि नहीं देख लो। एक एग्जाम, ये सब तुम्हारे काम ही की चीज है ना, ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स में चले गया हूं, ये सब तुम्हारे फिजिक्स का ही कंसेप्ट है पूरा। अगर ऐसा आ गया 3x धन 4y बराबर 11, तो बोले यार 11 आ गया, यानी 100% कि ये यहां से तो जाने वाली है ही नहीं, वो कभी नहीं टच कर सकती। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया 3x धन 4y बराबर 0, अब अचर नहीं है, 100% कि अब वो केंद्र से जाएगी वो, ये तय हो गया। फिर 2 चरों में 1 में 2 1 में 1 है, मतलब परवलय किस अक्ष में? जिसमें 1 की घात है उस अक्ष में। बोले धन की ऋण, बोले धन दिखेगा तो धन साइड, ऋण दिखेगा तो। अगर y में 1 की घात दिख गई मतलब y अक्ष में, धन दिखा तो ऊपर मुंह फाड़ेगा, दिखा तो सामान्य सी बात। अच्छा, बोले दोनों में वर्ग आ जाए, दोनों में वर्ग आ जाए तो दोनों में समान हो सामने गुणांक, व्रत है, और अलग अलग है तो दीर्घ व्रत है, ठीक? तो ये बहुत सी चीजें। अच्छा, एक चीज ऐसी भी हो सकती है भाई, देखो एक ऐसा हुआ क्या, तुम्हारा हमारा दीर्घ इधर, एक दूसरा यहां वाला हुआ, दोनों ने मिलके क्या बना लिए? एक अंडाकार। पर ऐसा भी तो संभव है भाई, देखो बात को समझना। एक ऐसा हुआ, एक बहन है, इसकी शादी किसी घर में हुई, ऐसा बंद कर दो।